स्वागत है आपका आपकी चैनल एम रेलवे में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे अनुरोध है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आज जो है एसएससी जेई इम्पोर्टेंट करंट अफेयर क्लास है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। G8 और G7 जो ग्रुप है उनकी मीटिंग्स हर साल कहाँ होती है ये पूछा जाता है। हालांकि G7 और G8 ग्रुप का मेंबर इंडिया नहीं है, फिर भी ये जो ग्रुप है बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये G7 ग्रुप जो है एक्चुअली ये ग्रुप बना हुआ है 7 ऐसे कंट्री जो कि बहुत ही ज़्यादा डेवलप है इकोनॉमिकली, जैसे कि यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, कनाडा, जापान, यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, जो इकोनॉमिकली डेवलप है, ठीक है, जो डेवलप है वो सारे जो देश मिलकर उन्होंने G7 एक ग्रुप बनाया है। तो 2019 में वो जो मीटिंग हुई थी वो कहाँ हुई थी पूछते हैं, तो फ्रांस में हुई थी। और 2020 की जो है यूएसए कैंप डेविड में हुई थी। याद रखिए कहाँ पर हुई थी, कैंप डेविड। ये जो क्वेश्चन है 2020 का इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट G20 ग्रुप। अब G20 ग्रुप क्या है एक्चुअली, देखिए जैसे G7 सारे के सारे डेवलप लोगों का है, डेवलप कंट्रीज का है, उसी तरह से G20 जो है वो डेवलपिंग कंट्री का है, जो अभी जो है डेवलप होने के रास्ते पर है, या फिर कह सकते हैं कि उनकी इकोनॉमी ठीक ठाक चल रही है। तो G20 ग्रुप का मेंबर इंडिया है। ठीक है, कौन है, हम है या नहीं, ये क्वेश्चन आता है। देखिए एशियन ऑर्गेनाइजेशन एंड G7 ग्रुप का मेंबर इंडिया है या नहीं, 101% हमेशा क्वेश्चन आता है। तो अगर आपको भी क्वेश्चन आए तो आप राइट डाउन कीजिए G7 एंड एशियन का जो है इंडिया मेंबर नहीं है। देन G20 का 2019 में, देखिए इसमें जो है एक्चुअली G20 में इन डेवलपिंग, ठीक है लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, डेवलपिंग एंड डेवलप कंट्री। ठीक है, अभी G7 में हमने जैसे देखा कि सिर्फ बड़े बड़े लोग हैं, हाँ ऐसे समझ लो, G7 में सिर्फ बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन G20 में बड़े बड़े और छोटे छोटे सारे लोग मिक्सअप है। ठीक है, इस तरह से। तो 2019 की मीटिंग हुई थी जापान के ओसाका में, 2020 की हुई थी सऊदी अरेबिया रियाद में, और 2022 की हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए 2022 की जो है इंडिया में होने वाली है G20 मीटिंग। ठीक है, 2022 में। क्यों 2022 में, एक्चुअली 2022 में जो है इटली में होने वाली थी, लेकिन हमने उन्हें रिक्वेस्ट किया कि आप जो है हमें वो चांस दीजिए, बिकॉज हमको इंडिपेंडेंट मिले हुए 75 ईयर्स हो रहे तब। ठीक है, 2022 में। तो प्लीज़ ये याद रखिए, कुछ याद रखे ना रखे, 2022 में कहाँ होने वाली है G20 समिट, तो इंडिया में होने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट ओके, FATF क्या है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। जो देखिए ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। और ये ऑर्गेनाइजेशन का काम ये होता है, देखिए जैसे बड़े बड़े जैसे वर्ल्ड बैंक है, IMF है, ADB है, ये सारे जो बैंक्स होते हैं, बड़े बड़े बैंक्स जो लोन देते हैं हर एक देश को। ठीक है, तो वो देश जो पैसे ले रहा है, मतलब जैसे पाकिस्तान समझ लीजिए, अब पाकिस्तान पैसे लेता है, तो पाकिस्तान जब पैसे लेता है तो उसका यूज़ किस जगह होता है, अच्छे जगह होता है या फिर मतलब टेररिस्ट के लिए तो नहीं जाता है। तो ये देखने का काम होता है FATF का। ठीक है, ये देखने का काम होता है किसका, FATF का। तो सऊदी अरेबिया ये पहला अरेबियन कंट्री है जो FATF में ज्वाइन हुआ है अभी अभी 2020 में। ठीक है, ये क्वेश्चन 100% है बच्चों, लिख के ले लो। तो 2020 में कौन सी अरेबियन कंट्री जो है FATF की मेंबर बनी है, तो सऊदी अरेबिया। ठीक है, और जो FATF है ना, एक ग्रे लिस्ट एंड ब्लैक लिस्ट करके लिस्ट निकालता है, तो पाकिस्तान जो है वो ग्रे लिस्ट में है। ठीक है, अगर वो ब्लैक लिस्ट हो जाएगा तो कोई भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान को लोन नहीं देगी। ठीक है, ओके। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, एक OPEC करके ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें सिर्फ जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करते हैं वही कंट्रीज जो है मेंबर है। तो हाल फिलहाल जो है 2020 में इक्वाडोर ने एग्जिट कर लिया वहाँ से। इनका रूल क्या होता है, देखिए आपने अगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो तो ठीक है आप मेंबर हो गए, लेकिन आपने अगर इंपोर्ट करना चालू कर दिया, पेट्रोलियम प्रोडक्ट ही लेना चालू कर दिया, तो आप एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर किस तरह से हो। ठीक है, मतलब देखिए काइंड ऑफ थिंग कि ये
पहले दुकानदार थे इक्वाडोर, पहले दुकानदार थे, अब वो जो इक्वाडोर है अब कस्टमर बन चुका है, उसे ही अब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की ज़रूरत है, अब उसे ही खरीदने की ज़रूरत है, तो अब वो मेंबर रहेगा क्या? नहीं रहेगा। इसी तरह से कतर भी 2019 में जो है इससे निकल चुका है, इस ऑर्गेनाइजेशन से। इंडोनेशिया भी निकल चुका है। इंडोनेशिया भी पहले पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करता था, अब उसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये याद रखिए 2020 में कौन एग्जिट हुआ है? इक्वाडोर, इक्वाडोर याद रखना। नेक्स्ट केसलर सिंड्रोम करके है। अब केसलर सिंड्रोम कहा जाए तो ऐसे इसे बीमारी की तरह मत लीजिए, ये जो है डिब्रीज रिलेटेड है। डिब्रीज क्या होती है? देखिए स्पेस में अब जैसे ये पृथ्वी के पास, ठीक है, पृथ्वी के पास इस तरह से बहुत सारे सैटेलाइट जमा हो चुके हैं, ठीक है, जो काम कर रहे हैं और जो काम नहीं कर रहे, मतलब लाइक बहुत पुराने हो चुके हैं, और वो जो डिब्रीज है, ठीक है, उसका जो मलबा है उसी तरह से वहाँ पड़ा हुआ है, और स्पेस अब खराब हो रहा है। ठीक है, स्पेस में ऐसे डंपिंग की तरह सिचुएशन आ रही है, तो डंपिंग की तरह सिचुएशन को केसलर सिंड्रोम कहा जाता है। ठीक है, तो वो डिब्रीज से रिलेटेड है। अगर क्वेश्चन आया केसलर सिंड्रोम किससे रिलेटेड है, बायोलॉजी का समझकर कुछ भी मत मार देना, ये डिब्रीज से रिलेटेड है। ठीक है, कोई भी ऑप्शंस नहीं टिक कर देना। ठीक है, चंद्रयान 2, ठीक है, चंद्रयान का लैंडर एंड जो रोवर है उसका नाम पूछेगा, तो चंद्रयान 2 का लैंडर का नाम है विक्रम एंड रोवर का नाम है प्रज्ञान। ठीक है, विक्रम लैंड ही नहीं हुआ ठीक से, तो फिर प्रज्ञान बेचारा निकला ही नहीं उस विक्रम से, एंड देन ठीक है जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो याद रखिए लैंडर का नाम है विक्रम एंड रोवर का नाम है प्रज्ञान। ओके, एस्ट्रोसैट, एस्ट्रोसैट क्या है? इसरो की मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी है, स्पेस में ऑब्जर्वेटरी है, इंडिया की पहली। अब जो है हाल फिलहाल इसरो प्लान कर रहा है, इसरो एस्ट्रोसैट 2 फिर से एक जो है स्पेस ऑब्जर्वेटरी बनाने का। एक तरह की सैटेलाइट है, लेकिन वो ऑब्जर्वेशन बहुत लाइक जैसे ISS है, इंटरनेशनल स्पेस सेंटर, ठीक है, ISC, उसी तरह से एक ऑब्जर्वेटरी है। ठीक है, वहाँ पे इंसान नहीं जा सकते, लेकिन काइंड ऑफ थिंग की बहुत डेवलप चीज़ बनाई है इसरो ने, याद रखिए। इनसाइट, इनसाइट एक नासा का मिशन है मार्स से रिलेटेड। मंगल पर एक सैटेलाइट जाएगा, उसके साथ जो है वहाँ पर वो क्या करेगा कि डिग करेगा, मार्स का सरफेस डिग करेगा, वहाँ की मिट्टी उठाएगा और उस मिट्टी का जो है परीक्षण करेगा। याद रखिए इनसाइट पूछेगा कि किससे रिलेटेड है, या फिर किस एजेंसी का, किस स्पेस एजेंसी का जो है ये क्या कहते हैं उसे मिशन है, तो ये नासा का मिशन है मार्स रिलेटेड। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, न्यू हॉराइजन, न्यू हॉराइजन जो है प्लूटो रिलेटेड है, प्लूटो रिलेटेड मिशन है और नासा का ही मिशन है। ठीक है, नासा का ही मिशन है, याद रखिए। 8 कॉन्टिनेंट, ठीक है, 8वां महाद्वीप खोजा गया। ये तो 2017 में ही खोजा गया था, लेकिन सैटेलाइट की मदद से अब इसका पूरा अच्छे से मैपिंग किया गया है, तो इसलिए 100% क्वेश्चन आएगा। 101% लिख के लीजिए किसी भी एग्जाम में और किसी भी शिफ्ट में। अगर आप SSC JEE के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपके किसी ना किसी शिफ्ट में आपको देखने को मिलेगा। जील इंडिया, ठीक है, क्या नाम है इसका? जील इंडिया, न्यूजीलैंड के पास में है। आधे से ज़्यादा जो है पूरा, आधे से ज़्यादा आई थिंक 99% पानी के अंदर है, पूरा पानी के अंदर अंडर वाटर है। ठीक है, तो जील इंडिया याद रखिए। नेक्स्ट, अच्छा, वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट लेक, ठीक है, सबसे ऊंची झील कहाँ पर है पूछेगा। अभी अभी इसे डिस्कवर किया गया है, तो ये नेपाल में है। ठीक है, कहाँ पर है? नेपाल में है, काइजिन सारा। अब माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है? तो नेपाल में है। उसी तरह से झील भी जो होगी, मतलब लाइक हाईएस्ट कोई पॉइंट होगा तो वो नेपाल के आसपास ही होगा, याद रखिए। ठीक है, नेक्स्ट, पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, ठीक है, खेल विद्यालय कहाँ पर है हमारे इंडिया में? तो पहला है मणिपुर में। ठीक है, मणिपुर में, याद रखिए। इंडिया रिसेंटली इलेक्टेड एज अ नॉन परमानेंट मेंबर इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, यूनाइटेड नेशन जो है उसका एक ऑर्गन है सिक्योरिटी काउंसिल, तो वहाँ पर नॉन परमानेंट मेंबर, ठीक है, क्या होता है ना कि वहाँ पर 15 मेंबर होते हैं, जिसमें 5 जो मेंबर है वो परमानेंट होते हैं और 10 मेंबर जो होते हैं नॉन परमानेंट होते हैं,
और हर 2 साल के बाद ये चेंज होते रहते। तो इस 10 मेंबर में इंडिया एज अ पार्ट बन चुका है। तो ये 8वीं 8 टाइम, ठीक है, 8 टाइम जो है 8वीं बार फिर से इलेक्ट होकर आया है। ठीक है, याद रखिए, ये पूछेगा आपको, ये नहीं पूछेगा कि कब बना या फिर क्या नॉन परमानेंट मेंबर वगैरह, ये कुछ नहीं पूछेगा। आपको पूछेगा कितने टाइम या फिर कितने बार इलेक्ट होकर आए, तो 8 टाइम याद रखिए। एशियन समिट, अभी मैंने बताया था आपको, एशियन जो है वो साउथ एशियन कंट्रीज का एक ग्रुप है, जैसे जिसमें लाओस, कंबोडिया, सिंगापुर, म्यांमार, इंडोनेशिया, ये सारे जो है 10 कंट्रीज का ये ग्रुप है। इसमें देखिए इंडिया ग्रुप नहीं है एशियन का, फिर भी, ठीक है, सॉरी, इंडिया मेंबर नहीं है इस ग्रुप का, फिर भी पूछा जाता है 100% हमेशा, क्योंकि इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, हमारे पड़ोसी है इसलिए। तो एशियन समिट हुई थी 2019 की थाईलैंड में, और उसकी थीम थी एडवांसिंग पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, 2019 की थीम, और कहाँ हुआ ये याद रखिए, थाईलैंड में। और 2020 की जो समिट है वो हुई है वियतनाम में, और उसकी थीम है कोहेसिव एंड रिस्पॉन्सिव एशियन। क्या है? कोहेसिव एंड रिस्पॉन्सिव एशियन, याद रखना। ब्रिक्स, ब्रिक्स का जो है इंडिया पार्ट है। देखिए ब्रिक्स जो है एक एक्रोनिम है, बी से ब्राज़ील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। ठीक है, ब्रिक्स। तो ब्रिक्स की 2019 की जो मीटिंग थी वो ब्राज़ील में हुई थी, और 2020 की सेंट पीटर्सबर्ग, रशिया। ये है हमारे लिए इम्पोर्टेंट, सेंट पीटर्सबर्ग, रशिया, 2020 की ब्रिक्स मीटिंग। ठीक है, रोहिंग्या सेटलमेंट आइलैंड, जो रोहिंग्याज है, जो रिफ्यूजीज है एक्चुअली, उनका सेटलमेंट आइलैंड, एक आइलैंड पे उनका सेटलमेंट किया जा रहा है, तो उस आइलैंड का नाम पूछेगा आपसे। ठीक है, तो वो है भासन चार। ठीक है, भासन चार याद रखना। और एक बात, साइक्लोन्स, साइक्लोन्स पूछते हैं। देखिए निसर्ग साइक्लोन के बारे में 100% क्वेश्चन आएगा, क्योंकि वेस्टर्न पार्ट में बहुत दिनों बाद इस तरह से एकदम साइक्लोन आया है, इतना नुकसानदायक साइक्लोन आया है। ईस्टर्न पार्ट में हमेशा साइक्लोन आते रहते हैं बिकॉज ऑफ वेदर, लेकिन निसर्ग जो है गुजरात और महाराष्ट्र को हिट किया है इस साइक्लोन ने, और महाराष्ट्र के भी मुंबई को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है, ये याद रखना। ठीक है, अम्फान जो है, अम्फान साइक्लोन वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा में आया था। फेनी के बारे में, आप फेनी के बारे में याद रख सकते हैं, ये पुराना हो गया लेकिन फिर भी अगर एग्जामिनर को याद आ गया तो उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। देखिए अगर बहुत आपको समझ में ही नहीं आ रहा है तो देखिए 99% जो साइक्लोन्स है वो हमारे सारे के सारे ईस्टर्न साइड में आते हैं, वेस्ट बंगाल उड़ीसा को ही हिट करते हैं। ठीक है, जैसे अब निसर्ग है तो आपने अगर कभी न्यूज़पेपर भी पढ़ लिया या फिर कभी सुन भी लिया, क्योंकि हम लोग साइक्लोन्स के बारे में सुन लेते हैं, न्यूज़ पे चलता रहता है, अगर याद नहीं आ रहा है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी उड़ीसा वेस्ट बंगाल, इसमें से अगर कोई ऑप्शन होगा तो टिक कर दीजिए, बिकॉज हम उतना रिस्क ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन निसर्ग अगर आपने पढ़ रखा है तो फिर तो आंसर आएगा ही, नहीं पढ़ रखा है तो मैं एक ऑप्शन बता रही हूँ आपको। ठीक है, निसर्ग जो है गुजरात एंड महाराष्ट्र को हिट किया है वेस्टर्न साइड में। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ठीक है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है ये न्यूक्लियर पावर को किस तरह से यूज करना चाहिए इस पर नजर रखती है। ठीक है, अगर कोई भी क्या कहते हैं कंट्री, जैसे अब नॉर्थ कोरिया, अब उसके पास न्यूक्लियर पावर है लेकिन वो उसका किस तरह से यूज करेगा, क्या करेगा, ये सब कुछ जो देखने का काम होता है इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का होता है। तो इसके हेड जो है अभी चेंज हुए हैं, अपॉइंटमेंट हुई है इनकी, याद रखिए, राफेल ग्रोसी। क्या है? राफेल ग्रोसी, ये याद रखना इनका नाम प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट है, राफेल ग्रोसी, इस पे ध्यान दीजिए। युकिया अमानो, युकिया अमानो, इनकी जो है ये इनकी डेथ हो चुकी है, पहले ये हेड थे, इनकी डेथ हो चुकी, इसीलिए राफेल ग्रोसी का अपॉइंटमेंट हुआ है। ठीक है, राफेल ग्रोसी का अपॉइंटमेंट हुआ है, याद रखना। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस बना है, जिसके चेयरमैन है भगवान लाल साहनी। ये इम्पोर्टेंट है,
भगवान लाल साहनी, ठीक है। और जो है ये किस आर्टिकल के अंडर आता है ये पूछेगा, तो ये 338B के अंडर आता है, क्योंकि 338 जो है वो SC कैटेगरी रिलेटेड है, शेड्यूल कास्ट। 338A जो है वो शेड्यूल ट्राइब के रिलेटेड है, एंड 338B जो है बैकवर्ड क्लास के रिलेटेड है, ठीक है, OBC कैटेगरी के रिलेटेड है, याद रखना ये। जम्मू कश्मीर जो है 31 अक्टूबर 2019 में एक स्टेट से यूटी बन चुका है, ठीक है। तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं, तो उसके पहले गवर्नर पूछेगा, ठीक है, पहले गवर्नर पूछेगा। अब जो चेंज हुए उनके बारे में नहीं पूछेगा, सबसे पहला गवर्नर कौन था वो पूछेगा। तो जम्मू कश्मीर जो यूनियन टेरिटरी है हमारी, तो उसके पहले गवर्नर थे JC मुर्मू। कौन थे? JC मुर्मू, ये याद रखना प्लीज, JC मुर्मू जी। और लद्दाख के कौन है? RK माथुर, ठीक है, राधा कृष्ण माथुर है इनका नाम। कैग, अभी हाल फिलहाल कैग बने हैं JC मुर्मू जी, ठीक है, JC मुर्मू जी जो है कैग बने हैं, ये अभी रिप्लेस कर चुके हैं ये राजीव महर्षि को, जो पहले कैग थे हमारे। और आप सोच रहे होंगे कि जम्मू कश्मीर के जो गवर्नर है वो चेंज हुए क्या? हाँ, जम्मू कश्मीर एक्चुअली जब यूटी होते हैं केंद्र शासित प्रदेश, तो उनका गवर्नर नहीं होता, उनका लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, ठीक है। तो पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे जम्मू एंड कश्मीर के? JC मुर्मू जी थे। अब वो नहीं, अब वो जो है कैग बन चुके। कैग क्या होता है? कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल। कैग का काम क्या होता है? देखिए, को अपने कंट्री में, ठीक है, अब कंट्री पार्लियामेंट को क्या कहते हैं, ये सरकार को एक रिपोर्ट तैयार करके देते हैं कि सरकार की आमदनी क्या है, सरकार का खर्चा क्या है, और सरकार किस तरह से जो है ये कर रही है, मतलब लाइक टैक्सेस वगैरह कलेक्ट कर रही है। क्या वो रिपोर्ट तैयार करता है और वो रिपोर्ट जो है PAC पब्लिक अकाउंट कमेटी को जाती है, ठीक है। एक्चुअली पब्लिक अकाउंट कमेटी इस रिपोर्ट के हेल्प से अगर कोई घोटाला होता है, अगर कोई अनएथिकल बात होती है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीजें होती है, तो उस पर एक्शन ले सकता है, ठीक है, याद रखना ये कैग। और कैग जो है अंडर आर्टिकल 148 आता है। यहाँ पर हमेशा जो है इंटरलिंक करते चलिए, ऐसा नहीं है कि आपने पॉलिटी पढ़ लिया तो वो करंट अफेयर के साथ नहीं जुड़ेगा, बिल्कुल नहीं, सब कुछ इंटरलिंक करोगे एक वेब की तरह, आपके दिमाग में वो चीजें चलती रहेगी, तभी आपको जो है जीके अच्छे से आएगा, ठीक है। तो अंडर आर्टिकल 148 क्या आता है, ठीक है। नेक्स्ट, नीति आयोग, ठीक, नीति आयोग जो है एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये नीति आयोग के बारे में हमारे संविधान में कहीं नहीं लिखा गया है। सबसे पहली बात, 1950 में प्लानिंग कमीशन बना था, ठीक है, प्लानिंग कमीशन बना था, जिसका हेड होता है प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर, अभी नीति आयोग का हेड कौन होगा? फिर प्राइम मिनिस्टर, है ना। तो देखिए 1950 में इसका नाम प्लानिंग कमीशन था, और अभी तक जो है, जब तक बीजेपी जीत कर नहीं आई थी तब तक प्लानिंग कमीशन ही कहा जाता था इसे। जैसे ही अब बीजेपी जीत कर आई तो उन्होंने इसका नाम चेंज कर दिया, नीति आयोग कहा गया। अगर सपोज अगर अगले बारी जब इलेक्शन होगा और बीजेपी हार जाएगी और कोई नई पार्टी जीत कर आएगी, तो इस नीति आयोग का नाम फिर से चेंज हो जाएगा, क्योंकि इसका नाम या इसके बारे में कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं गया है। तो जो सरकार जीत कर आती है उनको पूरा हक होता है इसमें फेरबदल करने का। तो याद रखिए, नीति आयोग जो है एक इंडेक्स रिलीज करती है, हेल्थ इंडेक्स, ठीक है। तो उसमें जो है केरला ने टॉप किया है, हेल्थ रिलेटेड इंडेक्स में केरला ने टॉप किया है। और जो नीति आयोग एक क्लीनेस्ट सिटी का जो है इंडेक्स निकालती है, जिसमें इंदौर ने 9th टाइम, 9वीं बार जो है फिर से क्लीनेस्ट सिटी का खिताब जीता है, या कहे तो अवार्ड जीता है। और पटना जो है सबसे डर्टीएस्ट सिटी का अवार्ड जीत चुकी है, ठीक है, वो सिटी जो जीत चुकी है। मैंने आई थिंक ये क्लास 1 में सब कुछ अच्छे से बता दिया है। आपने अगर क्लास 1 नहीं किया तो प्लीज सीरियल वाइज फॉलो कीजिए, आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, ये प्लीज ये याद रखिए, ठीक है। 50 किलोवाट का
गांधी सोलर पार्क यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में इनॉग्रेट किया जाएगा प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा। ठीक है, इसका जो उद्घाटन है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी करेंगे और ये जो है 24 सितंबर को किया जाएगा, क्योंकि 24 सितंबर को महात्मा गांधी जी का 150th बर्थ एनिवर्सरी है। ठीक है, ये क्वेश्चन 100% है किसी ना किसी आपके जो है क्या कहते हैं शिफ्ट में। दूसरी बात, ये 50 किलोवाट जो है ये हम पूरा का पूरा इसमें क्या कहते हैं उसे गिफ्ट दे रहे हैं न्यूयॉर्क के मतलब यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में। और हर एक कंट्री 193 मेंबर है यूनाइटेड नेशन के, तो हर एक कंट्री के लिए हम एक एक सोलर पैनल लगा रहे हैं। ठीक है, वहाँ पर गांधी पार्क करके है, तो उस पार्क में जो है हम ये पैनल लगा रहे हैं। हेडक्वार्टर के आई थिंक रूफ पर ये पैनल लगाए जा रहे हैं। ठीक है, याद रखिए। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से आएगा, अगर सरफिरा होगा एग्जामिनर तो कुछ यूँ डालेगा कि कुछ कि क्यों लगा रहे हैं हम, तो याद रखना क्योंकि 24 सितंबर को महात्मा गांधी जी की 150th बर्थ एनिवर्सरी है और ये एक पीस और एक गिफ्ट की तरह हम जो है हम सिर्फ बोलते नहीं है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंसेस लाएंगे और हम क्लाइमेट चेंज करेंगे वगैरह वगैरह, हम करके दिखाते हैं। ठीक है, तो ये एक तरह का शो करना था हमें कि हम सब कुछ करके लाइक इंडिया जो है अब डेवलपिंग की जगह डेवलप होने में ज़्यादा बिलीव करता है। ठीक है, याद रखना ये। नेक्स्ट, एशिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट कहाँ पर है? 100% क्वेश्चन है ये, मतलब क्वेश्चंस मैंने इस तरह से निकाले हैं ना, अगस्त सितंबर के ही आसपास के क्वेश्चंस है और एग्जामिनर क्या करेगा ना, अगस्त सितंबर के ही आसपास के क्वेश्चंस आपको ऐड ऑन करेगा। ठीक है, याद रखना। तो एशिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट मध्य प्रदेश के रीवा में है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के रीवा में। और वर्ल्ड की, ठीक है, दुनिया की पहली व्हाइट टाइगर सेंचुरी कहाँ बन रही है? तो वो भी रीवा में बन रही है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, याद रखना। सौभाग्य जो योजना है उसका फुल फॉर्म पूछेगा, क्योंकि हाल फिलहाल सौभाग्य थोड़ा सा न्यूज में चल रहा है, तो इसका फुल फॉर्म है सहज बिजली हर घर योजना। ठीक है, सहज बिजली हर घर योजना। इतनी योजनाएं निकलती है ना, अगर आपका सौभाग्य अच्छा होगा तो आपके एग्जाम में योजना न आए, सच्ची में न आए, क्योंकि इतनी योजना है बच्चा अगर पढ़ने बैठ जाएगा तो एक साल योजना में पढ़ना है, मतलब एक साल इसी में निकल जाएगा योजना में। ठीक है, ओके, ये इंपॉर्टेंट है। इंडिया की पहली न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी कहाँ पर है? ठीक है, न्यूट्रिनो एक तरह का पार्टिकल है जो कि एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, तो न्यूट्रिनो की ऑब्जर्वेटरी है वो थेनी तमिलनाडु में। ये टीएन जो लिखा है ना मैंने, ये तमिलनाडु, याद रखना। ठीक है, ये तमिलनाडु है। नेक्स्ट, इंडिया की पहली लेजर इंफेरोमीटर ग्रेविटेशनल ऑब्जर्वेटरी, या फिर इसे लीगो कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, वो कहाँ बन रही है? तो वो हिंगोली महाराष्ट्र में बन रही है। ठीक है, फैक्चुअल चीजें हैं, याद कर लेनी है आपको। ठीक है, इंडिया का पहला फ्लोटिंग स्कूल, ठीक है, पानी पर तैरता हुआ स्कूल कहाँ पर है? तो वो है मणिपुर लोकतक लेक पर। ठीक है, लोकतक लेक में मणिपुर में इंडिया का पहला तैरता हुआ स्कूल है। अब मुझे बताइए, अगर आपने प्रीवियस वीडियो करंट अफेयर का देखा है तो दुनिया का पहला तैरता हुआ न्यूक्लियर पावर प्लांट किस कंट्री ने बनाया और उसका नाम क्या है? ठीक है, ओके, शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड। अब नाम देख के ऐसा लगता है शायद साहित्य के क्षेत्र में मिलता होगा, लेकिन नहीं बच्चों, ये जो है ये साइंस के फील्ड में दिया जाता है। ठीक है, साइंस के फील्ड में दिया जाता है। और कौन देता है? CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ठीक है, जो CSIR है उसके हेड कौन होते हैं? देखिए, प्राइम मिनिस्टर जी 10 से 12 ऑर्गेनाइजेशन है उसके हेड होते हैं। तो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर जो CSIR के हेड होते हैं। ठीक है, CSIR के हेड है वो नीति आयोग के हेड है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ एंड नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, NDC। ठीक है, NDC के भी जो है ये हेड होते हैं, याद रखना। ये क्वेश्चंस 100% आते हैं। देखिए, अब अगर क्या इस तरह के क्वेश्चंस बनेंगे ना,
जो 50 क्वेश्चंस आने वाले हमारे एसएससी जेई में, तो सारे के सारे करंट अफेयर से उठ के नहीं आएंगे, सारे के सारे जो है हिस्ट्री पॉलिटी इससे नहीं आएंगे। कुछ फैक्चुअल चीज़ें होती है जो कि बच्चे पढ़कर नहीं जाते और एग्जामिनर वहीं पे गुगली फेंक देता है, ठीक है। तो आपको हर गुगली से बचना है और अच्छे से रिवाइज करके जाना है, ठीक है। नेक्स्ट, रमन मैग्सेसे अवार्ड। रमन मैग्सेसे अवार्ड को एशिया का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है, ठीक है। तो उसके जो हमारे पहले इंडियन थे, कौन थे जो रमन मैग्सेसे अवार्ड जीत चुके हैं? तो विनोबा भावे, ठीक है, याद रखना, विनोबा भावे। और ये दिया जाता है फिलीपींस के द्वारा, ठीक है, फिलीपींस के द्वारा दिया जाता है। और पहले इंडियन थे विनोबा भावे जी। और 2019 में रविश कुमार, एनडीटीवी के जो पत्रकार है, उन्हें मिला था। रविश कुमार, याद रखना ये नाम। नेक्स्ट क्या है? ओके, अब थोड़े से हम ऑपरेशंस जैसे कि ऑपरेशन मैत्री, ऑपरेशन पोलो, इसके बारे में पढ़ेंगे। अब पूरा जो है डिफेंस से रिलेटेड है क्वेश्चंस, ठीक है। तो अगर आप डिफेंस की भी कोई एग्जाम दे रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, ऑपरेशन समुद्र मैत्री, ये हमारे नेवी ने एक प्रोग्राम चलाया था इंडोनेशिया की हेल्प करने के लिए, बिकॉज इंडोनेशिया में भी हमेशा बहुत ज़्यादा साइक्लोन्स, बाढ़ आते रहती है, ठीक है, याद रखना। तो ऑपरेशन समुद्र मैत्री जो है किससे रिलेटेड है? तो पूछेगा ऐसा क्वेश्चन, तो इंडोनेशिया जो है उसका राइट आंसर है। ऑपरेशन पोलो, अब मुझे लिखते लिखते याद आ गया, ऑपरेशन पोलो जो है 1948 में हैदराबाद को इंडिया में मिलाने का काम किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, तो इसे ऑपरेशन पोलो कहते हैं। हिस्ट्री में क्वेश्चन आ सकता है, जैसे अब हम पढ़ रहे हैं तो हमें याद आ गया ऑपरेशन पोलो, तो एग्जामिनर भी क्या करेगा, अगर ये क्वेश्चन अगर ऑपरेशन मैत्री एक शिफ्ट में उन्होंने ऐड कर दिया, तो उनके दिमाग में आ सकता है ऑपरेशन पोलो के बारे में। ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑपरेशन पोलो के बारे में आएगा, ऑपरेशन कैक्टस के बारे में आएगा जो मालदीव्स में हुआ था, और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि श्रीलंका में भी एक ऑपरेशन हुआ था। प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम, आई थिंक नेहरू जी थे, आई डोंट नो, मुझे याद नहीं आ रहा, मैं कमेंट कर दूंगी, ठीक है, कमेंट पिन कर दूंगी वो ऑपरेशन के बारे में जो श्रीलंका में इंडिया के द्वारा हुआ था, ठीक है, बांग्लादेश में भी हुआ था। तो देखिए, जब बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हो ना आप, तो एग्जामिनर भी इस तरह से होता है कि वो जो बंदा होता है बहुत ज़्यादा पढ़ चुका होता है। तो आपको, अगर आपने कभी भी ऑपरेशन आप समुद्र मैत्री पढ़ लिया, तो ऐसे कौन से ऑपरेशंस अभी हाल फिलहाल करंट अफेयर्स में हुए हैं और हिस्ट्री में कौन से हुए जो कि इम्पोर्टेंट है, इस तरह से ही कभी भी स्टडी करना चाहिए। ऐसे नहीं कि सिर्फ क्लासेस कर लिया तो हो गया, नहीं, हाँ, आपको जो है आपका भी दिमाग लगाना है, आपके भी जो है स्ट्रैटेजीज जो है बनाते रहनी है, ठीक है। और पीवाईपी क्वेश्चंस अगर आप नहीं देख रहे हो तो प्लीज़ पीवाईपी क्वेश्चंस की सीरीज देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आप ही के लिए। हम एक्स्ट्रा टाइम एंड एक्स्ट्रा एफर्ट्स ले रहे हैं, ठीक है। और आपने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट 75, ठीक है। प्रोजेक्ट 75 जो है सबमरीन बनाई जा रही है, इंडिया और फ्रांस मिलकर बना रहे हैं। तो कितने सबमरीन बना रहे, ये क्वेश्चन आएगा, तो 6 सबमरीन जो है बना रहे, ठीक है। ओके, प्रोजेक्ट सी बर्ड एक नावल बेस्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है जो कि कर्नाटका, कारवल कर्नाटका में है, ठीक है। ये पूछेगा प्रोजेक्ट सी बर्ड क्या है, तो ये एक नावल बेस्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है और कहाँ पर है? कर्नाटका, ठीक है। ओके, दौलत बेग ओल्डी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, ये बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में था, बिकॉज ऑफ इट चाइना इतना ज़्यादा बौखला गया था, सॉरी। देखिए, दौलत बेग ओल्डी लद्दाख में है, हाईएस्ट एयर बेस ऑफ इंडियन एयर फोर्स, ठीक है। सबसे ऊंचा जो हमारा एयर बेस है लद्दाख में, ठीक, याद रखना। ये जो है एक्चुअली LAC के पास है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास है, तो इसीलिए चाइना थोड़ा सा डर गया है, याद रखना। ये तो क्वेश्चन 100% है, मैं हर क्वेश्चन को मैं ऐसे बोल रही हूँ 100%, बिकॉज जो है मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ही जो है ऐड किए गए हैं हमारे नोट्स में, ठीक है। एयरक्राफ्ट कैरियर, ये क्वेश्चन देखिए, एयरक्राफ्ट कैरियर क्या होता है? जो बहुत बड़े बड़े शिप्स होते हैं ना, जहाँ पर एयरक्राफ्ट कैरी करने का एरोप्लेन्स है हमारे उतारने का, आपने देखे होंगे मूवीज में वगैरह, बहुत बड़े बड़े शिप्स होते हैं। तो उस शिप्स कैरियर जो है वो बना रहे हैं, इंडिया में ही बन रहा है, एक्चुअली इंडिजीनियस है।
तो उनका नाम बताइए। तो सबसे पहला जो हमारे पास एयरक्राफ्ट कैरियर था, हमने ब्रिटिश या फिर कहे तो अंग्रेजों से लिया था, ब्रिटेन से, उसका नाम रखा था विक्रांत। इसीलिए जो हम पहला हमारा बनाने जा रहे हैं एयरक्राफ्ट कैरियर, उसका नाम भी हम विक्रांत ही रखेंगे। ठीक है, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर जो है अभी हाल फिलहाल अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो पहला है विक्रांत और दूसरा है विशाल। और कौन बना रहे हैं वो? इंडिया, हम खुद बना रहे हैं। ठीक है, तो प्राउड की बात है और क्वेश्चन भी आ सकता है। नेक्स्ट है विक्रमादित्य, जो अभी हाल फिलहाल हमारे पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर शिप है, वो है विक्रमादित्य, अभी ऑपरेशनल है। ठीक है, याद रखना विक्रमादित्य। नेक्स्ट, ओके, यूनाइटेड नेशन की ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन या फिर कौन सा ऑर्गन है जो क्रिप्टो करेंसी एक्सेप्ट कर रहा है? 100% क्वेश्चन। तो यूनाइटेड नेशन की यूनिसेफ जो है वो एक्सेप्ट कर रहा है क्रिप्टो करेंसी, और क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करती है, या फिर कहे तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से चलती है। ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट, ओके, यहाँ पे हमारे जो है अभी क्वेश्चंस सब कुछ या फिर कहे तो करंट अफेयर, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर खत्म हो चुके हैं। आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। आप जब लाइक करते हो, कमेंट करते हो, तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, मुझे समझ में आता है कि मुझे और कितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करना है मेरे क्लासेस में। ठीक है, थैंक यू सो मच।